Hello everyone, welcome back to our channel. This is Vinod Bansal. Today we are going to start the day 6 of the MCQs discussion. ये day 6 के MCQs discussion हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिए थे, MCQs पूछे थे. आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं एंड आई होप आपने अभी तक के डे 5 तक के सारे MCQs देख लिए हों. ये सारे के सारे ICAI के MCQs हैं. ये या तो BOS पोर्टल से हैं, या फिर उनके MTP से हैं, या फिर उनकी RTP से हैं. पास्ट पेपर्स के तो आप जानते हैं हमारे पास कोई MCQs होते नहीं है, तो BOS, MTP, RTPs इन्हीं के ही ICAI के क्वेश्चंस हैं. तो दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे MCQs हैं. अगर आप इनको भी करते हैं और अगर आप इनको सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डर ये हो सकते हैं. तो आई होप आपने अभी तक डे 5 तक के MCQs देख लिए और नहीं देखे हैं तो लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाएंगे तो वहां भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा और आप उसे देख सकते हैं. तो बिना किसी देरी के चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम डे 6 के MCQs को डिस्कस करते हैं. देखिए पहला वाला MCQs बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर था कि आपको उससे पूछा था कि मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट कौन से आर्टिकल नंबर में दे रखे होते हैं. जो एक्शन प्लान होता है, एक्शन प्लान BEPS के एक्शन प्लान होते हैं, उनमें कौन से में आता है. तो एक्शन प्लान नंबर 15 मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है, MLI जिसको बोलते हैं. सीधा सीधा उसका सवाल था, तो आंसर नंबर डी तो इसका पहला क्लियर होना चाहिए था सबको. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ना. कहता है निखिल एक इंडिविजुअल है 35 ईयर्स के, जिन्होंने कुछ फॉलोइंग एक्सपेंसेस किए फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली, दैट इज सेल्फ, मिसेस निखिल एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. फैमिली में क्या क्या इंक्लूड किया उन्होंने? सेल्फ, मिसेस निखिल यानी कि स्पाउस, एंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन. एंड पेरेंट्स, अलग से पेरेंट्स की बात कर रहा है. पेरेंट्स कौन है? फादर है 80 ईयर्स के, मदर है 76 ईयर के, यानी कि ये दोनों क्या है? सीनियर सिटीजन है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24. कुछ उसने एक्सपेंसेस वगैरह की लिस्ट दे दी है. फिर पूछ के आराम से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D फॉर निखिल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट कर रहा है वो 115 BAC से, यानी कि अब आपको नॉर्मल टैक्स रेजिम से क्या करना है? आपको टैक्स निकाल के चलना है. आ जाओ. तो देखो कि पहला क्या है, उसने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, चेक से पेमेंट किया, ठीक है. फैमिली के लिए दिया है, फैमिली के दिया है वो 25, देखो ये सब क्या है? 35 ईयर्स तक की एज से लिमिट ही होंगे, है ना, उसी के अंडर होंगे. सीनियर सिटीजन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फॉर द फैमिली पार्ट, यानी कि 25,000 तक की इसकी लिमिट है. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या मिलता है? हाँ जी मिलता है. कैश में क्या हो चलता है, बट लिमिट है अप टू 5,000. इन्होंने 7,000 किया तो क्या 7,000 पूरे मिलेगी? नहीं, अप टू 5,000 मिलेगी. तो उन्हें सिर्फ सिर्फ 5,000 की डिडक्शन मिलेगी यहाँ पर. साथ में मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है चेक में. मेडिकल एक्सपेंडिचर तो सीनियर सिटीजन के लिए अलाउड होते हैं ना, फैमिली में तो कोई सीनियर सिटीजन है ही नहीं. तो यानी कि ये सब किसके लिए? ये सब फालतू की बात कर रखे. 2,000 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि आप आंसर क्या लगाओ? 65,000 लगाओ. इसलिए वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है. 65 लगाओ या 67 लगाओ, ये सब आपके कंफ्यूजन के लिए है. तो आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए कि मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन वगैरह को मिलते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप केस में मिलता है 5,000 तक की उसकी लिमिट है. बाद में ये क्वेश्चन बिल्कुल, अब पूरा क्वेश्चन आसान है. फादर के लिए, फादर कौन है? सीनियर सिटीजन है. सीनियर सिटीजन ने 32,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बिल्कुल, क्योंकि इनके तो 50,000 तक की लिमिट होती है ना. और मदर मदर भी कौन है? सीनियर सिटीजन है. इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 का दिया, चलेगा. अप टू टोटल खर्चा 50,000 तक का कर सकते हैं ना. देखो 32 और 6 कितना हुआ? 38 ही हुआ ना, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें है क्या? नहीं है. अब आप इसको टोटल कर लो, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 32,000 प्लस 6,000, क्योंकि इसका सिर्फ 5 लेंगे, इसका 20 ले लिया, इसका 32 ले लिया, इसका 6 ले लिया, तो आंसर आएगा आपका 63. आई होप आपने आंसर नंबर ए ही मार्क किया होगा. ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये अच्छा क्वेश्चन है. मिस्टर अंजन अब प्रॉपर्टी डीलर है, जिन्होंने मुंबई में अपना फ्लैट सोल्ड किया, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ रुपए थी, और वो सोल्ड कितने में किया? 1.8 करोड़ में टू हिज फ्रेंड मिस्टर अश्विन. अंजन ने 2 करोड़ का फ्लैट 1.8 करोड़ में बेचा टू हिज फ्रेंड अश्विन, ठीक है ना. अ कॉलेज लेक्चरर. अंजन जो था उन्होंने परचेज किया था इसको 1 साल पहले परचेज किया था, यानी कि ये शॉर्ट टर्म एसेट होगा, है ना, फॉर 1.50 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ का उसने खरीदा था, ठीक. उसने बेचा, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 2 करोड़, और बेच कितने का दिया? 1.80 करोड़. एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट वाज आल्सो 1.50 करोड़. ओके, वाज व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन सच सेल? सिंपल सी बात, देखो इसमें दो पार्टीज हैं. एक है अंजन जिसने बेचा, और जिसने खरीदा वो कौन है? अश्विन है, ठीक है ना. सबसे पहली बात ये आई. अब बताओ, अंजन ने बेचा, और जो बेचा वो क्या 110% है? देखना सेल प्राइस क्या है,
और देखो 2 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी 2 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है 2 करोड़ की, और सेल प्राइस क्या है 1.80 करोड़। क्या 1.80 का 110% से ज्यादा क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है? हाँ जी 100% है, क्योंकि अगर इसका हम 109% करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.98 सीआर आएगा, 1.98 सीआर आएगा। और ये कितने का किया इसने, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है, 2 करोड़ की, यानी कि ये तो श्योर हो गया कि सेल कंसिडरेशन अब हमारे को 1.8 नहीं 2 सीआर लेनी है। तो लेते हैं, आ जाओ। सेल कंसिडरेशन हमने पीजीपी इनकम निकालेंगे इसकी, क्योंकि क्यों पीजीपी इनकम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये इसकी पीजीपी इनकम होगी। तो पीजीपी इनकम क्या ले ली, 2 करोड़। इसने खरीदा कितने का था, 1.50 करोड़ की, ये रही 1.50 करोड़ का इसने खरीदा था, तो इसके लिए तो 0.50 के आके आपका बिजनेस इनकम आ गई। ये तो हाथ में मिस्टर अंजन के हाथ में हो गई टैक्स। अब मिस्टर अश्विन ने खरीदा, अब मिस्टर अश्विन ने अगर खरीदा तो याद करो, क्या 56 to 10 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या 56 to 10 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। तो यहाँ भी 2 करोड़ माइनस 1.80 कर दोगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, आपको 20 करोड़ की आईएफओएस की इनकम निकल के आएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। 50 lakhs वुड बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अंजन, एंड 20 lakhs वुड बी टैक्सेबल एज अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अश्विन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कंफ्यूजन हो सकती है जिसने कहीं पहले पढ़ा हो। Which of the following orders can be revised by the principal commissioner under the section 263 where such order is erroneous is so far as it is प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। देखो सेक्शन नंबर 263 लगते ही ये बात तो याद आ जानी चाहिए कि भाई एरोनियस भी होना चाहिए और प्रीजुडिशियल इस हद तक होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू भी इफेक्ट हो जाए। हाँ इतनी अगर आपको बात समझ आती है तो देखो अब 263 याद करो, कब कब प्रिंसिपल कमिश्नर आपका ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। तो एक ऑर्डर जो पास किया है असेसिंग ऑफिसर ने, एनहांसिंग और मॉडिफाइंग द असेसमेंट और कैंसलिंग द असेसमेंट एंड डायरेक्टिंग अ फ्रेश असेसमेंट। क्या जो ऑर्डर पास एओ ने किया है उसको रिवाइज करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है क्या, वो एक फ्रेश असेसमेंट एओ को कह सकता है कि इसमें तू फ्रेश असेसमेंट कर? हाँ कह सकता है, 263 में तो ये पढ़ते हैं ना हम, ये होता है। अब देखो 2022 के फाइनेंस एक्ट में आया, तो जिन्होंने 2023 में पेपर दिए थे, जिन्होंने मई या फिर नवंबर 2023 में दिए होंगे ना, वो लोग सोच रहे होंगे टीपीओ का ऑर्डर तो रिवाइज करने की पावर है ही नहीं 263 में। बट फाइनेंस एक्ट 2022 यानी कि आपके मई और नवंबर 2023 के पेपर्स के समय भी ये एप्लीकेबल हो चुका था कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स वगैरह जो हैं, जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के भी जो ऑर्डर होंगे वो भी मॉडिफाई करने के लिए और एक फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए क्या प्रिंसिपल कमिश्नर बोल सकता है, एक ऑर्डर दे सकता है, क्या रिवाइज कर सकता है क्या ऑर्डर्स को? यस डेफिनेटली कर सकता है। तो दोनों पॉइंट ही डेफिनेटली कर सकता है, 263 के पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। द टाइम लिमिट, और इसमें साथ में क्या पूछा था, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिवीजन, टाइम लिमिट ऑफ रिवीजन भी पूछा था। तो रिवीजन की टाइम लिमिट क्या है, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच ऑर्डर वाज पास्ड। जिस साल में वो ऑर्डर पास होना, विच द ऑर्डर वाज सॉट टू बी पास्ड, जिस साल वो पास होना था उसके एंड से वो क्या है 2 साल तक की आपको टाइम लिमिट दी है। ये टाइम लिमिट स्टार्ट करने की वो नहीं है, कब तक आपका रिवीजन जो है ऑर्डर, रिवीजन का ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। 263 की टाइम लिमिट क्या है, खत्म होने की, स्टार्ट होने की नहीं पूछी, खत्म होने की। तो आपको ये इसकी टाइम लिमिट आपको बतानी है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। फिर एक क्वेश्चन देखो, साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 एबी। अगर याद करो ट्रस्ट का चैप्टर पढ़ा है, तो अगर कोई ट्रस्ट 12 एबी में रजिस्टर हो गया तो यानी कि अब वो सेक्शन 11 और 12 की एग्जाम्पशन एंजॉय कर सकता है, कर सकता है। अगर सेक्शन 11 और 12 की एंजॉय कर सकता है एग्जाम्पशन, तो यानी कि सेक्शन 10 की वो एक्सेप्शंस नहीं ले सकता। अगर वो सेक्शन 10 के एक्सेप्शंस नहीं ले सकता तो पर उसमें साथ में क्या लिखा था, कुछ एक्सेप्शंस लिखे थे कि सेक्शन 10 की सारी डिडक्शंस नहीं ले सकता, एग्जाम्पशंस नहीं ले सकता, पर कुछ ले सकता है। कुछ में क्या क्या थी देखो, याद करो, सेक्शन 10(1) थी, सेक्शन 10(1) ले सकता था, 10(23) ले सकता था, 10(46) वगैरह, ये सारी एग्जाम्पशंस वगैरह वो ले सकता था। कुछ ऐसी एग्जाम्पशंस उसमें लिखी हुई है, आप ट्रस्ट के चैप्टर में देखोगे तो आपको याद आएगा, है ना। अब उसका देखो, हमारा जो साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेडिकल रिलीफ है, ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स में आता है, आता है।
अर्न करा है उसने इनकम 2 लाख रुपए की एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी। अगर लोकल अथॉरिटीज जो बॉन्ड इशू करती है उससे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो 10 क्लॉज 15 में क्या होता है, वो एग्जम्प्ट होता है। 10 क्लॉज 15 में एग्जम्प्ट होता है। और एग्रीकल्चर इनकम जो हुई है 4 लाख रुपए की, वो 10(1) में एग्जम्प्ट होती है। तो अभी तो हम पढ़कर आए ना, चाहे ये 12 AB में रजिस्टर्ड था, चाहे ये 12 AB में रजिस्टर्ड था, पर 10(1) ले सकता है कि नहीं ले सकता, ले सकता है, वो क्लेम कर सकता है। तो 10(1) की 4 लाख की डिडक्शन तो वो ले पाएगा, बट क्या ये 2 लाख की कोई डिडक्शन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि 10(15) इज नॉट द एक्सेप्शन टू द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 11 एंड 12। तो इसलिए आपका आंसर नंबर डी होना चाहिए, द ट्रस्ट कैन क्लेम exemption under section 10(1) in respect of the agriculture income. However, exemption under section 10(15) in respect of the interest income from the bond of the local authority is not available if it is claiming the benefit of section 11 and 12. I hope it is also very clear to you all. Now, मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है, मिस्टर राशिद, अ होलसेल सप्लायर ऑफ डाइस प्रोवाइड्स यू विद द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग कैश पेमेंट्स। बात कर रहे हैं कैश पेमेंट्स, ठीक है ना, ये अच्छे से पढ़ना, कैश पेमेंट्स है मेड थ्रू आउट द ईयर। 12/6/23 को उसने कोई लोन रीपेमेंट किया, 27,000 का, टेकन फॉर द बिजनेस पर्पस फॉर हिज फ्रेंड अमर। द रीपेमेंट ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट। लोन रीपेमेंट क्या, प्रिंसिपल रीपेमेंट किया होगा, उसमें से 5,000 रुपए की क्या है, इंटरेस्ट का रीपेमेंट है, यानी कि आपका एक तरह से प्रिंसिपल 22,000 का रीपेमेंट हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं। 19 अगस्त की बात करता है, पोर्टेबल डाई मशीनरी परचेज करी उसने 15,000 की, जो पेमेंट उसने कैश में पे किया इन द 3 वीकली इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, 26/1/2024 को क्या कहता है, पेमेंट उसने किया ऑफ 10,000 मेड टू इलेक्ट्रीशियन ड्यू टू अनफोर्सीन इलेक्ट्रिक सर्किट एट शॉप। 29/2/24 को कहता है, द परचेज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ 13,500। फिर कहता है, मिस्टर खालिद एक होटलियर बिजनेसमैन है। अभी किसकी बात कर रहा था, राशिद की बात कर रहा था। अभी तक देखो, ये किसकी बात कर रहा था, राशिद की बात कर रहा था। अब किसकी बात पर आ गया, अभी मिस्टर खालिद की बात पर आ गया, दूसरा इंडिविजुअल। कहता है, एक ये होटलियर बिजनेसमैन है जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं। उसने 2 पेमेंट्स किए हैं, 40,000 रुपए कैश के किए हैं। अगेंस्ट उसने क्या परचेस किया उस 40,000 कैश के, दोनों पेमेंट 40,000 के, 2 पेमेंट्स ऑफ 40,000 ईच इन कैश अगेंस्ट क्रैब लॉबस्टर, and one has paid to the local fisherman, and other has been paid to the hawker, that is the supplier of crab or lobster। तो यानी कि इसने कहा है कि मिस्टर खालिद ने 40,000 के 2 पेमेंट किए हैं। एक पेमेंट तो उसने क्या किया, परचेज ऑफ क्रैब लॉबस्टर वगैरह उसने परचेज किया, किससे, लोकल फिशरमैन से किया है। और अदर क्या है, एक उसने हॉकर को पेमेंट किया है 40,000 के। हॉकर कौन, एक तरह से मिडल मैन होता है जो आपको सप्लायर और बायर को मिलाने का काम करता है, तो उसको कहते हैं हॉकर। ठीक है ना, तो ये सप्लायर हो जाता है, ठीक है ना, ये सप्लायर। अब पूछ रहा है कि 40A3 की डिसअलाउंस बताओ कितनी होगी। हमने सुना है कि 40A3 की डिसअलाउंस तो तब होती है जब 10,000 से ज्यादा का खर्चा कर दो आप। 10,000 से ज्यादा का खर्चा कर दो तो 48(3) लग जाता है। बट कह रहा है, इफ एनी that Mr. Rashid opt to declare his income as per the provisions of 44AD। मिस्टर राशिद हैं, वो चाहते हैं कि मैं 44AD के हिसाब से चलूं। मिस्टर राशिद कौन है, ये वाले जिन्होंने 1 2 3 4 ये पेमेंट किए थे। अगर ये 44AD के थ्रू जाना चाहते हैं तो 44AD तो स्टार्ट ही होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। पूरे के पूरे एक्ट को ओवरराइड कर जाता है 44AD। तो जब पूरे पूरे एक्ट को ओवरराइड कर जाता है तो एक बात बताओ, तो पीजीपी सेक्शंस भी ओवरराइड हो गए ना। एक बार पीजीपी सेक्शंस ओवरराइड हो गए, सो कोई भी डिसअलाउंस तो होगी नहीं आपकी, यहाँ पर आपकी कोई भी डिसअलाउंस तो होगी नहीं, नॉट विद स्टैंडिंग से आता है। तो यानी कि इसमें तो कोई डिसअलाउंस नहीं। उसने चाहे 30,000 का पेमेंट कैश में किया हो, 40 का पेमेंट कैश में किया हो, वो तो सिंपल बात कहता है, जो भी आपकी वो टर्नओवर बेस्ड है, ये 8% और 6% लगाओ, बात खत्म करो। उसमें कोई डिसअलाउंस वगैरह की बात आती नहीं है 4480 में। आगे क्या कहता है, अब देखना। आगे कहता है, मिस्टर खालिद डजंट ऑप्ट टू डिक्लेयर हिज इनकम एज पर द प्रोविजंस ऑफ 4480। अगर ये मिस्टर खालिद ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो अब मिस्टर खालिद का ही देखना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो तो जब आप 48(3) पढ़ते हो, साथ में ही आप रूल 6DD पढ़ते हो। रूल 6DD क्या करता है, अगर आप परचेस करते हो लोकल फिशरमैन से, क्रैब लॉबस्टर वगैरह, अगर आप ये लोकल फिशरमैन से परचेस करते हो तो इट इज, आप कितना भी उसका पेमेंट करो चलता है। बट बीच में कोई हॉकर आके जो मिडल मैन की तरह काम करेगा ना, जो सप्लायर बनेगा, तो उसको हम नहीं मानते, उसको कोई हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह या फिर उससे हम
फिशरमैन वगैरह नहीं मानते, वो ऐसा करते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, बीच में आके वो बिजनेस कर रहा है, तो हॉकर वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो लोकल फिशरमैन की तो एग्जाम्पशन उसमें दे रखी है रूल 6DD में कि चलता है, जितना भी पेमेंट करो चलता है, पर हॉकर को जितना भी पेमेंट करो वो नहीं चलता है रूल 6DD में। तो यही उसने पूछा है और यही इसका आंसर है कि राशिद के लिए तो कोई डिसअलाउंस नहीं है, राशिद के लिए तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई वो 44AD में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खालिद के लिए जो लोकल फिशरमैन को कर रहे हो वो तो अलाउड है, पर जो हॉकर को दे रहे हो वो डिसअलाउ हो जाएगा। इतनी सी बात पूछी थी, सिर्फ यही पूछा था कि डिसअलाउंस क्या होगा, ठीक है ना, डिसअलाउंस पूछा था तो डिसअलाउंस हमने बता दिया। अब आओ, ये बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखो, ABCINC अ कंट्री ए कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। ABCINC है जो कंट्री ए में है, जिसकी पोयम कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, जो उसने रॉयल्टी रिसीव करी है फ्रॉम ए लिमिटेड इंडियन कंपनी इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रॉयल्टी मिली है इन परसुएंस ऑफ द अग्रीमेंट विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 115A याद आ रहा है कुछ? सेक्शन नंबर 115A में यही कंडीशन है, रॉयल्टी FTS वगैरह कुछ हो, वो इन परसुएंस ऑफ द अग्रीमेंट वगैरह हो तो तुम मिलता है, उस पर 20% की टैक्स लगती है, सेक्शन इस पर क्या, इस पर सेक्शन 115A। और अगर सिर्फ इतना ही इनकम आ रही है उस पर भी आपका रिस्पेक्टिव टैक्स, रिस्पेक्टिव TDS कट चुका है रिस्पेक्टिव सेक्शंस में, तो आपको रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं होती। ABC की तो बात अभी तक हमने इतनी देखी। अब आ जाओ, फिर आता है XYZ INC की बात करता है। कंट्री बी कंपनी whose place of effective management is outside India receive fees for technical services from A Limited। यानी कि दोनों ही ABCINC हो या तो ABCINC हो, इसको मार्क कर लेते हैं, ABCINC हो या फिर XYZINC हो, दोनों ही A लिमिटेड से रॉयल्टी ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ, द TTAA ने कहा कंट्री ए के साथ, इंडिया और ए के साथ है कि रॉयल्टी जो होगी वो सब्जेक्ट टू टैक्स होगी एज द सोर्स रेट स्टेट के हिसाब से 90% पर, सोर्स स्टेट में टैक्स होगी सॉरी 19% पर, और DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री बी कहती है कि FTS जो टैक्स होगी वो 22% पर टैक्स होगी। अच्छा, अब कह रहा है बोथ ABC एंड INC डज नॉट हैव अ पी इन इंडिया, XYZ एंड ABC एंड XYZ has also invested in the shares of the Indian company in respect of which they receive dividend। अभी तक तो रॉयल्टी FTS की बात थी, अब इसने देखो डिविडेंड भी रिसीव कर लिया, डिविडेंड दोनों ने रिसीव किया, दोनों ने, ठीक है ना। अब जो ट्रीटी कहती है कि डिविडेंड एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन द डोमेस्टिक लॉ, उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। तो जो भी सोर्स कंट्री का टैक्स रेट होगा उस हिसाब से टैक्सेबल होगा। अब पूछ रहा है क्या ABC और XYZ को रिटर्न भरना कंपलसरी है क्या फॉर द AY 24-25 अज्यूमिंग दैट द टैक्स डिडक्टेबल एट द सोर्स इज फुली डिडक्टेबल। अच्छा, अब इसमें देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, देखो डिविडेंड का तो देखो कोई चक्कर है ही नहीं, डिविडेंड का कोई चक्कर नहीं है, क्यों नहीं है, डिविडेंड तो जो भी रेट पर होगी वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, अपने इंडिया के रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो डिविडेंड का तो मेरे हिसाब से कोई चक्कर नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब देखो, अब देखो ये रॉयल्टी कह रहा है, रॉयल्टी ABCINC को रॉयल्टी मिली, और रॉयल्टी कितने परसेंट पे टैक्स हो रही है, 19% पे टैक्स हो रही है, और रॉयल्टी देखो इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट है। बट क्या ऐसी बात उसने FTS के लिए बोली है क्या, ऐसी बात सेम टू सेम बात उसने FTS के लिए बोली है क्या, उसने FTS के लिए तो ऐसी बात बोली नहीं है। देखो ना, उसने FTS के लिए बात ऐसी क्या बोली है क्या, कुछ भी ऐसी बात तो नहीं बोली ना उसने, ठीक। तो रॉयल्टी इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट तो है, पर रेट देखो, रेट क्या है, 19% है। हमारे हिसाब से रिटर्न फाइलिंग की कंडीशन हम कब वैलिड करेंगे, रिटर्न फाइलिंग ना करने की हम बात कब मानेंगे, जब आप 115A की रेट तक आप टैक्स दो, उसकी रेट क्या 20% है रॉयल्टी और FTS की। अब आप पे कितना कर रहे हो, 19% कर रहे हो, यानी कि सिर्फ 115A की तो कंडीशन इसने फुलफिल करी नहीं। कम रेट पर टैक्स दोगे, विच एवर इज लोअर पे दोगे ना, इनकम टैक्स और DTAA विच इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, आप तो 19% पर टैक्स दोगे, यानी कि 115A की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो ABC को क्या टैक्स भरने, रिटर्न भरने की जरूरत हुई, हाँ डेफिनेटली हुई। तो ABC की तो बात कंप्लीट हो गई कि भाई रॉयल्टी कमाई, हालांकि सब कुछ था, अग्रीमेंट वगैरह सब कुछ था, पर ये 19% है, हमारी रेट से कम है, 115A की रेट से कम है, इस वजह से हम कह रहे हैं यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ आपका रेट 19% चला गया, यहाँ आपका रेट क्या चला गया, 19% चला गया, तो अब आपको तो रिटर्न भरनी कंपलसरी हो गई, ठीक। अब XYZ की बात कर लो, XYZ की FTS है और इसका देखो रेट क्या है, 22% है। अरे बहुत अच्छी बात है, FTS भी है, 22% की रेट है, 115A की रेट से तो ज्यादा ही है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप क्या कहोगे कि XYZ को टैक्सेबल नहीं करते, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर दोगे, क्यों, क्योंकि आप देखो ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन,
इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट मेड विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रॉयल्टी के लिए तो लिखी है, क्या ये बात एफटीएस के लिए कहीं लिखी गई है? देखना, ये कहीं बात ये एफटीएस के लिए लिखी गई है? नहीं लिखी गई। इसका मतलब क्या है, एफटीएस के लिए कोई अप्रूव्ड एग्रीमेंट नहीं है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई अप्रूव्ड आपका वो अप्रूव्ड एग्रीमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो 115 ये तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। और जब 115 एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, तो आप रिटर्न फाइलिंग की एग्जाम्पशन से आप कैसे बच सकते हो? नहीं बच सकते ना। तो डेफिनेटली एबीसी को भी टैक्स लगेगा, सॉरी एबीसी को भी रिटर्न भरनी पड़ेगी और एक्सवाईजी को भी रिटर्न भरनी पड़ेगी। एबीसी रॉयल्टी पर इसलिए अपनी रिटर्न भरेगी, क्यों भरेगी? क्योंकि उसका रेट कम है 20% से। और एक्सवाईजी क्यों भरेगी? क्योंकि उसका जो एफटीएस का जो पेमेंट वो रिसीव कर रहे हैं, वो एफटीएस का जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्यों वो रिसीव कर रहे हैं, वो इस वजह से उस पर कटेगा क्योंकि उसका कोई भी अग्रीमेंट विच इज नॉट अप्रूव बाय द विच इज अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं। तो इसमें अग्रीमेंट नहीं है और इसमें रॉयल्टी 19% पर है, 20% से कम की रेट पर है, तो दोनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी दोनों को ही रिटर्न भरनी पड़ेगी, यही इसमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है ना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ए लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। इट इशूड बोनस शेयर्स टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है ना, ए लिमिटेड ने। द कंपनी ने फ्री सैंपल दिए हैं टू द मेडिसिन टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ए लिमिटेड की बात हो गई, बी लिमिटेड की बात कर रहा है। ट्रेडिंग इन अ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑफर करता है सेल डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल बिजनेस। बी लिमिटेड ने ऑल एयर फ्री एयर टिकट्स भी दिए टू बैंकॉक टू इट्स सेलर टू इट्स डीलर्स ऑन अचीविंग सेल्स टारगेट्स। A limited and B limited are required to deduct TDS under section 194R. If so, in respect of which transaction, assume that all transaction took place on or after 1st July 2022, and the value of such transaction with respect to each exceeds the prescribed threshold within the section 194R। 194R की थ्रेशोल्ड क्या है? 20,000 रुपए की थ्रेशोल्ड है। अब अगर आप 194R जब पढ़ते हो, तो 194R के साथ ही बोर्ड के क्लैरिफिकेशन पढ़ते हो। बोर्ड के क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? बोर्ड का क्लैरिफिकेशन कहता है कि कोई बोनस शेयर्स अगर आपने इशू किए ना अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो हम बेनिफिट्स और परक्विजिट्स नहीं मानते, क्योंकि आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल तो नहीं बढ़ी ना। आपने एक की जगह 2 शेयर्स दे दिए, उससे आपकी कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिला है, आपकी कंपनी की कोई शेयर कैपिटल नहीं बढ़ी, आपकी कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया है। तो इस केस में आपकी कंपनी को हम क्या नहीं देते, हम इसको बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स नहीं मानते हैं। पहली बात उन्होंने वो कहा। दूसरी बात वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं बोर्ड क्लैरिफिकेशन क्लियरिफाई करता है कि सेल्स डिस्काउंट हम नहीं देखेंगे कि बेनिफिट ऑफ परक्विजिट है कि नहीं, क्योंकि सेल पे हर आदमी हर दिन कितना कितना डिस्काउंट दे देता है। एक आदमी को 10 रुपए का देगा तो दूसरे को 40 का दे देगा, तीसरे को 50 का दे देगा। कितने का देते रहेगा, कितने कितने का हम रिकॉर्ड रखेंगे। तो क्लैरिफिकेशन में पहले ही बात हो गई कि हम ना तो बोनस शेयर्स को हम उस पर टीडीएस काटने की बात करेंगे, ना ही सेल्स डिस्काउंट पर हम टीडीएस बांटने की बात करेंगे। बट क्या हम फ्री सैंपल दे रहे हैं एज अ प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। डॉक्टर को क्या दे रहा है, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्या मिल रहा है? फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं। तो क्या वो उस पर टीडीएस कटेगा? और उसी के लिए तो मेनली उसी के लिए तो सेक्शन आया था, तो उस पर तो कटेगा ही कटेगा। साथ में कोई अगर एयर टिकट्स वगैरह दे रहे हो आप, ये सब तो बेनिफिट्स दे रहे हो ना, ये सब तो बेनिफिट्स ऑफ एक्विजिट्स की डेफिनेशन में आएंगे, ये सब तो 194R के स्कोप में आएंगे, तो इन पर तो टीडीएस कटेगा ही, 100% कटेगा। तो सेक्शन नंबर 9 का पॉइंट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यही उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर प्रोविजन आता तो बहुत इजीली कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, सर्वेश्वर अ चैरिटेबल ट्रस्ट मेड वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट अ कॉर्पस डोनेशन। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉर्पस डोनेशन नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनदर चैरिटेबल, उसने क्या किया, डोनेशन दिया किसको, एक एनदर चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया 12 AB में, आउट ऑफ इट्स करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया उसने, हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, करंट ईयर की इनकम से दिया। दूसरा किसको दिया उसने डोनेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जो 1023C6 में है, आउट ऑफ इट्स करंट इनकम से दिए हैं। और तीसरा क्या है, टू चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया 12AB वाले, आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ द ट्रस्ट। अब याद करो, पहले तो पढ़ लो पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आर परमिटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड अप टू विच एक्सटेंट फॉर AY 24-25। कुछ एक्सटेंट भी पूछ रहा है और पूछ रहा है कौन से परमिटेड है और कौन से परमिटेड नहीं है। तो देखो, करंट ईयर वाले जितना भी आप डोनेशन करते हो वो तो परमिटेड होते हैं, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझो,
अब आप अक्यूमुलेटेड इनकम वाले ट्रीटेड एज अ एप्लीकेशन नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि आपने जब एक्यूमुलेशन शुरू किया होगा तब आपने कंडीशन रखी होगी कि मैं इस ही पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। आने वाले 5 साल के लिए आपने उसको डेफर किया होगा, आपने एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, तो आपने क्या किया होगा, पहले ही आपने एक पर्पस बताया होगा, तो वो उसी पर्पस के लिए अलाउ हो सकते हैं। पर्पस में डोनेशन वोनेशन कुछ नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, वो स्पेसिफिक पर्पस में लगेगा। तो एक्यूमुलेटेड फंड से आप, एक्यूमुलेटेड इनकम से आप कुछ डोनेशन कर दो, ये तो अलाउड है ही नहीं, ये तो आपकी एप्लीकेशन मानी नहीं जाएगी, इस पर तो 100% टैक्सेबिलिटी आएगी। करंट ईयर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। अब आप याद करो डोनेशन के केसेस में, अगर देखो कॉर्पस डोनेशन होते तो हम ये सब बात ही नहीं कर रहे, तो हम सीधा टैक्स लगाते। पर अब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम कितना परसेंट छोड़ सकते हैं? याद करो फाइनेंस एक 2023 की ही अमेंडमेंट है, क्या है, 85%। 85% तक की ही हम अलाउ करते हैं, उसके ऊपर अलाउ नहीं करते। और इसी के ऊपर देखो एक क्लेरिफिकेशन भी आई है, डोनेशन के केस में ही 85% के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई है ना? वो क्लैरिफिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जुडिशियल अपडेट्स में, सॉरी, स्टैट्यूटरी अपडेट्स में मैंने कवर किया हुआ है, वो भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप वो भी देख लेना, ठीक है ना? तो देखो दोनों ही केसेस, फर्स्ट और टू में मिल जाएगा, 85% मिलेगा, पर तीसरे केस में नहीं मिलेगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो क्वेश्चन डे नंबर 6 भी हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। डे नंबर 7 के लिए हम मिलेंगे कल। ऐसे ही हम 10th डे तक हम इसके सारे एमसीक्यूज को खत्म करेंगे, जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हम कंप्लीट करेंगे। और अब आप लोगों के लिए टास्क है कि अब आप लोग अपना डीटी में जितना हो सके उतना अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो, 80+ का टारगेट पूरा अच्छे से रखो। आईसीआई के दोनों एमटीपीज अब रिलीज हो चुकी हैं, एमटीपी 1 भी, एमटीपी 2 भी, फॉर द डीटी सब्जेक्ट। दोनों ही एमटीपीज में ज्यादा कुछ ऐसा, बहुत ज्यादा कुछ अलग से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा गया। हाँ, ठीक ठाक क्वेश्चन है एमटीपी 1, एमटीपी 2। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑलमोस्ट देखा हुआ है, सबका देखा हुआ है, कुछ इसमें नया नहीं पूछा गया है। बस उसके केस स्टडीज वगैरह आपको देखनी पड़ेंगी फॉर द एमसीक्यूज पोर्शन। और एक बार डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव भी देख लेना, इजी है, ज्यादा कुछ उसमें सोचने वाला, दिमाग लगाने वाला नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो, बट वो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं, होने भी चाहिए, तभी वो सीए का एक लेवल पर आता है आपका एग्जाम। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया से जोरों शोरों से चल रही होगी। अब एग्जाम में 1 महीना भी नहीं बचा है, तो लग जाओ, अपने जितना भी अपना एफर्ट्स डाल सकते हो सारे डाल के अब अपना एग्जाम को क्लियर करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस। मिलते हैं कल और डे 7 के एमसीक्यूज को करते हैं सॉल्व।